नमस्कार। शुरू के 2 पार्ट में हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन कवर कर लिया। अब हम मिड 18th की तरफ बढ़ते हुए आगे के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुग़ल एम्पायर डगमगा सा जाता है। जो बड़े-बड़े गवर्नर्स होते हैं अपनी प्रोविंसेस के, वो खुद को स्वतंत्र डिक्लेयर करने लगते हैं, इंडिपेंडेंट, और एक दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। ये सामने वो मैप है जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल एम्पायर 6 विभिन्न तरीकों में विभाजित हो चुका था, जहाँ पर एक हिस्सा अवध, दूसरा बंगाल, बीच में हैदराबाद की तरफ निज़ाम्स का राज था। इसके चलते हम देखते हैं कि ब्रिटिश और फ्रेंच 2 यूरोपियन ताकतें भारत में अपनी पकड़ बना रही थीं। इनके बीच कन्फ्रंट होना काफ़ी हद तक स्वाभाविक था। इनके कन्फ्रंटेशन के 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला, पॉलिटिकल कारण, जहाँ पर मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा था। इस डिक्लाइन का लाभ दोनों ही यूरोपियन ताकतें उठाना चाह रही थीं। जैसे वहाँ के राज्यों का लगान की वसूली वो खुद अपने हाथों में चाहते थे। वहाँ के रॉ मटेरियल को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है, इनके ऊपर भी वो पकड़ बनाना चाहते थे। उसके बाद चीप परचेजेस जो वो करके वहाँ के रिसोर्सेज को बाहर यूरोप में आराम से भेज सकते थे। दूसरा माना जाता है इसका कमर्शियल कारण। कमर्शियल कारण कुछ और नहीं, सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की तरफ था। इसके बाद हम इन दोनों ही ताकतों का, ब्रिटिश और फ्रेंच का कन्फ्रंटेशन, फर्स्ट पावर स्ट्रगल जिसको हम कहते हैं, वो साउथ इंडिया में देखते हैं। इसका कारण क्या था? आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोनों ही ताकतों की पकड़ भारत पर मजबूत होती जा रही थी, जिसके चलते दोनों ही खुद में इनसिक्योर होते जा रहे थे। दोनों को ये डर था कि जो कोई भी कल को ज़्यादा राज अपने अंदर ले लेता है, ज़्यादा मजबूत बन जाता है, वो दूसरे के लिए खतरा भी बन जाएगा। वो एक दूसरे के प्रति डोमिनेशन चाहते थे। अब इस डोमिनेशन का सिलसिला सिर्फ साउथ इंडिया में सिमट के रहा या नॉर्थ इंडिया में भी गया? दरअसल नॉर्थ इंडिया में ये लोग कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि इसके मुख्य कारण थे। पहला, वहाँ पर मराठास भी धीमे धीमे स्ट्रांग होते जा रहे थे। बंगाल की तरफ ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पहले से ही अलीवर्दी खान मौजूद था। सो दे कैन नॉट फाइट अगेंस्ट मराठास इन वेस्ट, और बंगाल में अलीवर्दी खान। इन दोनों ही यूरोपियन महाशक्तियों का आमना सामना फर्स्ट काइनेटिक वॉर में होता है, जो 1740 से 1748 के बीच में होती है। इसका कॉन्टेक्स्ट ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से जुड़ा हुआ है। आप बहुत सी किताबों में देखेंगे इस टॉपिक को बहुत ही बारीक तरीके से कवर नहीं कराया गया है, लेकिन हम इसको बड़े ही डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं। ये बात है 16 दिसंबर 1740 की, जब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ, और 1748 में 18 अक्टूबर को ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से अंत हुआ। अब हम ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन को समझते हैं। दरअसल ऑस्ट्रिया में 2 भाई थे, जिनका नाम जोसेफ वन और चार्ल्स सिक्स था। ये दोनों हैब्सबर्ग डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इनकी 2 बेटी हुई जोसेफ वन की। तो इन्होंने सोचा, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो क्या होगा, किंगडम कौन संभालेगा? जोसेफ वन की 2 बेटियां थी और चार्ल्स सिक्स की कोई बेटी नहीं थी। फिर इन्होंने ये सोचा कि अगर हम दोनों ही भाइयों को कुछ हो गया तो इस किंगडम पर कौन राज करेगा? लाइन ऑफ सक्सेशन के हिसाब से तो इनका बेटा राज करना चाहिए, पर ऐसा कोई नियम उस टाइम पर था नहीं। तो इन्होंने बड़ी ही चालाकी से एक प्रावधान निकाला, और प्रावधान ये था कि अगर कल को जोसेफ वन और चार्ल्स सिक्स दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जोसेफ वन की दोनों बेटियां राज करेंगी। ये राज तभी करेंगी जब डाइट यानी कि इनका पार्लियामेंट सहमति दे देगा। 1703 में एक म्यूचुअल पैक्ट ऑफ सक्सेशन हुआ, वो यही था। परिणाम स्वरूप 8 साल बाद जोसेफ की मृत्यु हो जाती है और चार्ल्स सिक्स को राजा बना दिया जाता है। चार्ल्स सिक्स ने सोचा कि अगर मेरे बच्चे हुए तो वो कैसे राजा बनेंगे, क्योंकि प्रावधान के मुताबिक
जोसेफ वन की बेटियों को चार्ल्स सिक्स के बाद राजगद्दी मिलती, तो इन्होंने 1703 में एक डिक्री पास किया, जिसमें मतलब एक ऐलान किया कि चार्ल्स सिक्स राजा है तो फीमेल रानी बनेगी अगर, तो वो चार्ल्स सिक्स की ही ब्लड लाइन से होगी। इस प्रस्ताव के बाद ये सिद्ध होता है कि जोसेफ वन की अब कोई भी बेटी रानी नहीं बन पाएगी, और इन्होंने, जो कि इनके चाचा थे चार्ल्स सिक्स, इन्होंने अपनी दोनों ही भतीजियों के विवाह बवेरिया और सेक्सन्स के दो राजकुमारों से कर दिया। ये दोनों ही राज्य आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। विवाह करने का कारण ये था, दरअसल चार्ल्स सिक्स को एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने थेरेसा रखा 1717 में। तो इन्होंने सोचा कि अगर मेरी बेटी आगे जाके बड़ी हो जाएगी तो ये दोनों बहनें तो उसको मार देंगी और उसका जीवन आगे कैसे चलेगा, जिसके चलते इन्होंने इन दोनों बेटियों का विवाह दो दुश्मन राज्यों से करवा दिया, ये सोचकर कि कल को अगर मैं मर गया तो मेरी राजगद्दी पर मेरी बेटी आराम से राज कर पाएगी, और दूसरी साइड ये दोनों ही राज्य के योद्धा राजा आपस में ही एक दूसरे को मारने में लग जाएंगे। इसी के चलते थेरेसा को रानी बना दिया जाता है 1740 में चार्ल्स सिक्स की मृत्यु के बाद। चार्ल्स सिक्स की मृत्यु के बाद 16 दिसंबर 1740 को फेडरिक टू, जो कि प्रूशिया के रूलर थे, वो अटैक कर देते हैं और सेलिसिया को कैप्चर कर लेते हैं। दूसरी ओर फ्रांस ने देखा कि ऑस्ट्रिया वीक होता जा रहा है, तो फ्रांस ने सोचा कि उन्हें प्रूशिया के साथ एक गठबंधन करके और ऑस्ट्रिया पे कब्जा करके उसको आपस में बांट लिया जाएगा। तो इन्होंने एक अलायंस बनाया। यह अलायंस आज के टाइम के अलायंस INDI जैसा ही था, जहां पर बवेरिया, स्पेन, फ्रांस, प्रशिया एक साथ आए। थेरेसा काफ़ी अकेली पड़ गई थी। इनके अकेलेपन को दूर किया इनका साथ देकर ब्रिटेन ने, जहां पर ब्रिटेन ने चार्ल्स सिक्स की बेटी को बोला थेरेसा को कि एक काम करो, तुम प्रशा को रोको। तो 1743 में इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी प्रशा के साथ, जिसमें इन्होंने सेलेसिया प्रशा को दे दिया ब्रिटेन के कहने पर, जहां ब्रिटेन ने यह कहा था कि आप अभी सेलेसिया दे दो, बाद में वी विल गोइंग टू कैप्चर इट अगेन। इस ट्रीटी के बाद फ्रेंच अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि पर्शिया इस दौर से बाहर निकल चुका होता है। ये देखते ही ब्रिटेन फ्रेंच की फोर्सेस पर आक्रमण कर देते हैं, जो कि इनको लेके जाता है बैटल ऑफ डेटिंगन इन 1743, जहां पर फ्रांस को हरा दिया जाता है। फ्रांस वापस पर्शिया के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे भाई, तुम सिर्फ ऑस्ट्रिया के सेलिसिया से खुश हो? नहीं ना, एक काम करते हैं, दोबारा अलायंस बनाते हैं और इस बार हम तुमको पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया दिलाएंगे। इस लालच को देख प्रशा भी वापस इस अलायंस में जुड़ जाता है, और बहुत सारे युद्ध होने के बाद 1748 में एक ट्रीटी साइन होती है, जिसको एक्सला चैपल भी कहते हैं, जहां पर मारिया थेरेसा को रानी घोषित कर दिया जाता है और उनको आर्किडुचेस ऑफ ऑस्ट्रिया घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ गई थी। थेरेसा काफ़ी ब्रिटेन से नाखुश थी, जिसके चलते उन्हें अपना राज सेलिसिया गंवाना पड़ गया था। ब्रिटेन ने एक तरह से धोखा दिया था, जहाँ पर उन्होंने ये वादा किया था कि दे विल हेल्प देम इन गेटिंग बैक सेलिसिया फ्रॉम प्रशिया। यहाँ पर एक दिक्कत और थी, फ्रेंच की फोर्सेस ने यूँ तो प्रशिया से कहा था कि हम आपको पूरा ऑस्ट्रिया दिलाएंगे, जबकि वो इस ट्रीटी के बाद उनको पूरा ऑस्ट्रिया नहीं दिला पाते। हालांकि हम देखेंगे कि बाद में इसमें और गठबंधन होगा और ये लड़ाई आगे जाएगी। इसमें दोबारा गठबंधन जब होगा तो मामला कुछ उल्टा हो जाएगा, जहां पर इस बार ब्रिटेन प्रशिया अलायंस करेंगे और दूसरी साइड फ्रांस और ऑस्ट्रिया। अब जानते हैं हम कोर्स ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। फ्रांस काफ़ी कोशिश कर रहा था अपने आप को यूरोप में मजबूत बनाने के लिए, जिसके चलते ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन अपने पीक पर पहुंच चुका था 1746 में। ठीक 1746 में जब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन पीक पे था, यहाँ इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का
एडवांटेज उठाना चाहा और उन्होंने फ्रांस के एक छोटे से फ्लीट पे जो कराईकाल और पौंडीचेरी में था उस पर आक्रमण कर दिया, जिसके जवाब में फ्रांस ने अपने मॉरिशस की सबसे करीबी नेवल फ्लीट को यहाँ पर बचाव के लिए बुलाया, जिसके कमांडर ला बोर्दनोइस थे और ड्यूप्लेक्स जो कि फ्रेंच गवर्नर थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स को काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाई। इसके चलते यहाँ पर फ्रांस की हेल्प हुई और उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज जो ब्रिटिशर्स ने मद्रास में 1746 में बनवाया था 1746 में, उसको कब्जा लिया और यही कारण बना फर्स्ट कार्नाटिक वॉर का। अब कार्नाटिक वॉर कैसे हुई? अंग्रेज इस फोर्ट को हारने के बाद अनवरुद्दीन के पास जाते हैं जो कि नवाब ऑफ कार्नाटिक होते हैं और उनसे एक मदद मांगते हैं। उनसे कहते हैं कि नवाब साहब, फ्रेंच ने हमारे फोर्ट को कैप्चर कर लिया है, अब हम ये चाहते हैं कि आप उनसे कहें कि हमारी चीज़ हमें वापस कर दें। ये देखकर अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक के नवाब थे वो कहते हैं कि भैया एक काम करो, इनकी चीज़ इनको वापस दे दो। फ्रांस मना कर देता है। ये बात अनवरुद्दीन के ईगो को हर्ट कर जाती है और वो तुरंत अपने महफूज खान से कहते हैं कि भाई सेना लेकर जाओ और वहाँ पर फ्रांस की फोर्सेस को डिफीट कर दो। महफूज खान सेना लेकर फ्रांस से लड़ने जाते हैं और ये लड़ाई इनको लेके जाती है बैटल ऑफ सेंट थॉमस इन 1746। फ्रांस की साइड से कैप्टन पैराडाइज लीड करते हैं वॉर को और अनवरुद्दीन की साइड से महफूज खान। कैप्टन पैराडाइज यानी कि फ्रांस की आर्मी में कुल 900 सैनिक थे और वो 900 सैनिक 10,000 सैनिकों पे भारी पड़ जाते हैं। 230 जिसमें से खुद यूरोपियन सैनिक थे और 700 के करीब यानी 700 के करीब भारतीय सैनिक थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेनाओं में भी भारतीयों का इन्वॉल्वमेंट होने लगा था। ये कुछ कुछ वैसे ही था जैसे पोर्चुगीज़ के टाइम पर भारतीयों का इन्वॉल्वमेंट था। लेटर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जब हो रही थी उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर कुछ अदला बदली होती है। उसका असर ये होता है कि इंग्लिश को मद्रास मिल जाता है और फ्रेंच को उनका लॉयसबर्ग जो नॉर्थ अमेरिका में था वो वापस मिल जाता है, जिसके चलते ये सब मामला शांत हो जाता है। इसका परिणाम क्या आया? क्या रिजल्ट ऑफ कार्नाटिक वॉर हमारे फेवर में था? यहाँ पर दो परिणाम निकल के आते हैं। पहला, मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस, जहाँ पर हमें भारत में मुगलों के गवर्नर्स की मिलिट्री वीकनेस का पता चलता है। यहाँ हमें से मेरा तात्पर्य यूरोपियन ताकतों की तरफ है। दूसरा था पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जहाँ पर हमें भारत के ही रूलर्स में डिस्प्यूट का पता चल गया था और इसी डिस्प्यूट का फ़ायदा यहाँ के राज रजवाड़ों के जो भी मैटर थे उनका फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठाएंगे उनके आपसी मैटर में दखल अंदाजी कर कर। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट कार्नाटिक वॉर ख़त्म होता है। अब आप वापस जाकर यहाँ से PYQ सॉल्व कर सकते हैं और आपका एक भी सवाल एज यूजुअल गलत नहीं होने वाला। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उस डाउट को कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा। और यहाँ की वीडियोस देखने के बाद मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी किताब उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम सेकंड कार्नाटिक वॉर जो कि 1749 से 1754 तक चली उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए एज यूजुअल टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।